अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर रियाज़ुद्दीन है। नाज़रीन और सामीन, मैं एक सीरीज़ हमने अंडरस्टैंडिंग बैक्टीरिया मेडिका शुरू की थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुई। इसके बाद हमने अंडरस्टैंडिंग पैथोलॉजी शुरू की। उसी के सिलसिले में ये लेक्चर हमने शुरू किया जिसमें हमने एपिडेमिक्स के ऊपर बात करनी शुरू की, यानी कि मुतादी अमराज के ऊपर। मुतादी अमराज वो अमराज हैं जो काफ़ी तेज़ रफ्तारी से हमारे जिस्म को मुतासिर करते हैं। इनको आम तौर पर कम्युनिकेबल डिजीज़ कहा जाता है। यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब होता है जो सोसाइटी में पेनिट्रेट करते हैं और एक से दूसरे मरीज़ों को काफ़ी तेज़ रफ्तारी के साथ लगते हैं। हमने जो टॉपिक चूज़ किया था इसमें वो टाइफाइड था। ये टाइफाइड सिलसिले का तीसरा प्रोग्राम है, तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हमने इसकी डायग्नोस्टिक्स जो है ना उनके ऊपर बात करनी थी। टाइफाइड बुखार की जो तशख़ीस है हमने पहले भी अर्ज़ किया, इसमें जिस्म पर बारीक बारीक दाने निकलना, ये इसकी तशख़ीस में मावून तो हो सकता है, लेकिन लाजमी नहीं होता कि हर पेशेंट को ही जिस्म पर सफ़ेद सफ़ेद दाने निकलें। इसके अलावा इन दानों की कमी या ज़्यादती भी टाइफाइड की जो इंटेंसिटी होती है उसको डिफ़ाइन नहीं कर सकती कि भाई ये टाइफाइड का बुखार बहुत सख्त है या नरम है। जब दाने अव्वल रोज़ ज़ाहिर हों तो ये फ़ैसला नहीं किया जा सकता कि बुखार टाइफाइड है। अब टाइफाइड उस मौसम में हो रहा होता है जब गर्मी थोड़ी सी मौजूद होती है एटमॉस्फेयर में, तो दाने तो निकल सकते हैं वैसे भी। तो इसलिए ये कहना कि बुखार के साथ दाने निकले तो ये टाइफाइड फीवर ही है। लेकिन अगर ये बुखार उतरे ना, यानी कि परमानेंटली लगातार ही पेशेंट को चिमड़ा लगातार उसके साथ मुंसलिक रहने की सुबह से लेकर रात तक, बल्कि अगले दिन सुबह तक बॉडी का टेम्परेचर वही रहा, मतलब 100 था तो 100 रहा, या 101 था तो 101 ही रहा, और ये कंटिन्यूसली ये सूरत जारी रहे और 3-4 यूम तक निकलते रहें, उसके बाद फिर वो 7-8 दिन, जैसे हमने आपको बताया कि इसका जो पीरियड ही कम से कम 21 डेज़ यानी कि 7 वीक्स होता है, यानी कि 21 दिन या 3 हफ्ते तक होता है। तो लेकिन टाइफाइड के अंदर बुखार कम नहीं हो रहा था। ज़्यादातर पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें ये दाने निकलते ही नहीं, आखिर तक नहीं निकलते। कई फौत हो जाते हैं, कई लोग बिल्कुल क्योर हो जाते हैं, लेकिन इनको बिल्कुल भी नहीं निकलते। इन दोनों को मोती झरा और मुबारकी भी कहा जाता है। हालांकि अगर एक्चुअली देखा जाए तो ये मोती झरा, मुबारकी और तुर्की में थोड़ा सा फ़र्क होता है, लेकिन बहरहाल अमूमी तौर पर गलतुल आम है तो हम इसको भी बयान कर देते हैं। अब ये जो टाइफाइड एक तरह का जहर है जो जिस्म से कुदरत जो है वो ख़ारिज करना चाह रही होती है, क्योंकि हर जिस्म का जो वाइटल फोर्स है वो चाह रहा होता है मैं अपने आप को किसी न किसी तरह ठीक करूँ। तो इन अलामात के इजहार से अपने जिस्म के अंदर मौजूद जहर को ख़ारिज करने की कोशिश करता है। इस जहर के ख़ारिज करने में कुदरत को हर तरह से मदद देनी मौलिश का पहला फ़र्ज़ है। इसलिए लाज़मी है कि मरीज़ के जिस्म को रोज़ाना साफ़ किया जाए। टाइफाइड बुखार शुरू होने के चौथे हफ्ते अक्सर आराम आना शुरू हो जाता है और बुखार आहिस्ता आहिस्ता उतरना शुरू हो जाता है। दस्त आने बंद हो जाते हैं, मरीज़ की ज़बान साफ़ हो जाती है, भूख लगना शुरू हो जाती है। बाज़ औक़ात कभी बुखार उतरता है, कभी चढ़ता है 5वें और 6ठे हफ्ते में, लेकिन मरीज़ मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाता है। अब ये टाइफाइड इतना सख्त बुखार है कि हम इसको पूरी तरह अगर प्रेस्क्राइब किए बगैर इलाज करना शुरू कर दें तो मरीज़ के अंदर ख़राबी बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है। इसलिए बेहतर है कि इसके तमाम डायग्नोस्टिक टूल्स को बहुत अच्छी तरह समझा जाए। आपने देखा ना, ऊपर हमने मैनुअल या बग़ैर पैथोलॉजी लेबॉर्ट्री के हम इसको किस तरह दूसरे बुखारों से अलग कर सकते हैं उसको बयान किया। अब हम देखते हैं कि लेबॉर्ट्री टेस्टों में हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं। अगर पहले हफ्ते में खून का मुकम्मल इम्तहान किया जाए तो नॉर्मली टाइफाइड का बैक्टीरिया उसमें महसूस नहीं हो रहा होता, लेकिन दूसरे हफ्ते में अगर खून का मुआयना किया जाए तो टाइफाइड की जरासीम महसूस हो जाते हैं। तीसरे हफ्ते में तो पेशाब के इम्तहान में भी टाइफाइड का जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आ जाता है। अगर हम कंप्लीट ब्लड सेल कराएं तो मरीज़ में खून के सुर्ख जसीमे और हेमोग्लोबिन काफ़ी कम हो जाते हैं। मैंने आपको बताया ना, वो जिसम उसका काँप रहा होता है, सर्दी लग रही होती है, शदीद कमज़ोरी पैदा होती है, वो इन सुर्ख जसीमों के यानी कि आरबीसीज़ और हेमोग्लोबिन के कम होने की वजह से होते हैं। दूसरे हफ्ते में सल्मोनेला जरासीमों के ख़िलाफ़ खून में एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं, जो टाइफाइड बुखार की हतमी तशख़ीसी अलामत होती है। तो टाइफाइड का जो टेस्ट है पॉजिटिव हो जाता है, तो ये एक बहुत बड़ी एक सिम्टम पैदा होगी। ये टेस्ट जो ब्लड सैंपल के ज़रिए होता है, अगर आपको किसी पेशेंट पर डाउट हो कि वो टाइफाइड की तरफ जा रहा तो इसका ये टाइफाइडॉट या विडाल टेस्ट लाजमी करवाइएगा। ये दोनों अलग अलग टेस्ट हैं, विडाल टेस्ट और सैल्मोनेला टाइफाई का जो बेसिक टेस्ट है। अच्छा, इसकी हम अगर अलामतों की तरफ देखें तो इसके लिए सबसे जो पहली दवाई बनेगी वो टाइफोइडेनियम है। टाइफोइडेनियम उसको आप एज ए नोसोड इस्तेमाल करवाएं, लाजमी इस्तेमाल करवाएं, उसके बगैर पेशेंट
क्योर नहीं होता अगर बुखार की शिद्दत बहुत ही ज़्यादा है। तमाम जिस्म दुखता है, सांस जो है बदबूदार है, दांतों पर मैल है। अच्छा, ये मैल काफ़ी मोटी होती है, ज़बान के ऊपर भी होती है और ज़बान से ही लगकर हम दांतों पर चढ़ती है। तो इसमें सबसे शानदार दवाई बैप्टीशिया हो सकती है। अगर जिस्म बहुत ज़्यादा दुखता हो, कब्ज़ हो, प्यास बहुत ज़्यादा हो, हरकत करने से मसाइल बनते हों, तो ब्रायोनी एक बहुत ही शानदार ऑप्शन इसके अंदर मौजूद होती है। नाज़रीन, इसके अंदर टाइफाइड में कुछ पेशेंट्स में ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें इतना दुख रहा होता है कि पेशेंट कहता है कि मुझे हाथ ना लगाना। फिर वो पेशेंट नीम कनूत की कैफियत में होता है, जिस्म पर मामूली सफ़ेद दाने निकल रहे होते हैं और दर्द इतनी शदीद होती है जैसे चोटें लगने के बाद दर्द होती हैं। मरीज़ का जो सर है वो गर्म होता है, बाकी जिस्म सर्द होता है। जब हम मैट्रिया मेडिका को देखते हैं तो ये तमाम अलामत आर्निका में पाई जाती हैं। तो आर्निका इसके लिए बहुत शानदार दवाई हो सकती है। अगर मरीज़ कमज़ोर हो, दांतों पर मैल हो, प्यास हो, सुर्ख ज़बान हो, पेशेंट रेस्टलेस हो यानी कि शदीद बेचैनी की अलामत हों, नॉर्मली रात को और दोपहर को 12 बजे, तो अमूमी तौर पर आर्सेनिक का मलबा 30 से लेकर 1 M तक बहुत शानदार काम करती है, पेशेंट की तमाम अलामत को ख़त्म करवा देती है। इसके अलावा अगर हम इसकी दवाइयों को देखें तो चाइना एक बहुत ही शानदार दवाई टाइफाइड के मर्ज़ में हो सकती है। चाइना की गाइडिंग सिम्टम हम ये लेंगे कि पसीना आने के बाद बहुत शदीद कमज़ोरी वाक़ हो जाती है, यानी कि कमज़ोरी का जो दौरा होता है वो पसीना आने के बाद ही होता है। इसके अंदर जो है चाइना में ज़बान सुर्ख होगी, पाँव सर्द होंगे, जो फुजलात हैं यानी कि जो स्टूल वगैरह पास होगा बहुत ज़्यादा बदबूदार होगा। नाजरीन, काली फॉस एक बहुत शानदार दवाई है। काली फॉस में जब ज़बान खुश्क हो, कमज़ोरी हो, बदबूदारी साल हो और कमज़ोरी इस दर्जे की हो कि किसी और तरह कवर नहीं हो रही, तो काली फॉस से ज़्यादा शानदार तरीके से कोई दवाई काम नहीं कर सकती। नाज़रीन, अगर जिस्म सर्द हो, ठंड लगे, ठंड महसूस करे, हरकत करने से डरे, चेहरा सुर्ख हो, उस हरारत के बावजूद भी मरीज़ को सर्दी लग रही हो, तो जलसी में बहुत शानदार काम करती है। अगर मरीज़ चुपचाप हो, इर्द-गिर्द से बेखबर हो, हज़मशुदा ग़िज़ा इस हाल में ख़ारिज हो, मरीज़ टक-टक की बात करे यानी कि स्टीयरिंग यानी बिल्कुल सामने घूर-घूर कर चीज़ों को देख रहा हो, तो उसके लिए बहुत शानदार दवाई एसिड फॉस है। एसिड फॉस के अंदर कमज़ोरी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। नॉर्मली पेशाब की कसरत के साथ-साथ पेशाब सफ़ेद रंग का आ रहा होता है। नाज़रीन, इसके अलावा एक बहुत ही शानदार दवाई पायरोजैनम है। जब बुखार को 4-5 दिन गुजर जाएँ तो जिस्म की एंटीबायोटिक को ख़त्म करने, जिस्म की यानी एंटीजेंस को ख़त्म करने के लिए पायरोजैनम एक बहुत शानदार दवाई हो सकती है। नाज़रीन, इसके अलावा जो दवाई हम इस्तेमाल करवाते हैं पेशेंट को वो सिम्टम्स के ऊपर होती है और जिस तरह इस तरह के सिम्टम चेंज होती जाएंगी, यानी दिन में अगर रेस्टलेसनेस है तो फिर दवाई अलग होगी और रात को अगर रेस्टलेसनेस है तो दवाई डिफरेंट होगी। अगर कुछ लोग कंपाउंड इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उनके लिए अर्ज़ है कि वो सुबह के टाइम पायरोजैनम दे दें और रात के टाइम टाइफाइडेनियम दे दें। लेकिन अगर मिला के देना चाहें जब भी कोई एतराज़ नहीं है, ये एटलीस्ट कंपनियों के नंबरों से तो बेहतरी होगी। इसके अलावा इसमें बैप्टीशिया, आर्सेनिक का मेल्बा और पायरोजैनम तीनों का कॉम्बिनेशन भी बहुत शानदार हो सकता है और अक्सर औक़ात मरीज़ को उन्होंने इन अलामात से बाहर निकाल दी। लेकिन याद रखिएगा कि जब भी टाइफाइड के पेशेंट को आप दवाई देंगे तो दवाई देते हुए आपने याद रखना है कि आप उसको नोसोड जो है वो लाजमी देंगे। उस नोसोड का जो नोसोड है टाइफाइडेनियम है, इससे अलामात सिंप्लीफाई हो जाती हैं और मरीज़ का इलाज करना हमारे लिए आसान हो जाता है। टाइफाइड देने का भी बुनियादी यानी बैप्टीशिया देने का भी बुनियादी मकसद यही कि अलामात स्ट्रेट हो जाएं और कोई ज़्यादा पेचीदगी और बेचैनी पैदा ना हो। ऐसे पेशेंट की खुराक का ख़ास ख्याल रखिएगा, पानी की कसरत इस्तेमाल करवाइएगा। शोरबे वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। ग्लूकोज़ का इस्तेमाल, ग्लूकोज़ के शरबत का इस्तेमाल मरीज़ को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देता है। कोशिश करें कि मरीज़ खुशक और कम मिकदार में खाना खाए और बार बार खा लें। इन दिन में 2 के बजाय 3, 4 या 5 दफ़ा खाना खाए थोड़ा थोड़ा, ताकि खाना हज़म होता रहे। अगर खाना हज़म होता रहेगा तो उसकी क़ुव्वत मुदाफ़अत बहुत ज़्यादा ख़त्म नहीं होगी और उसकी जान को ख़तरा नहीं होगा, क्योंकि इन अमराज़ में सबसे पहले जान बचाना बहुत ज़रूरी होता है। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारा पोस्ट पसंद आई होगी। इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। अस्सलाम वालेकुम।